हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसको पाने के लिए आप लोग निरंतर हार्डवर्क किए जा रहे हैं। प्लीज एकदम जम कर हार्डवर्क करिएगा और उसके साथ थोड़ा समय निकालकर अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिएगा और मस्ती भी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए, जब भी कोई टॉपिक आप खत्म करते हैं तो उसके बेस्ड पर जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको सॉल्व करिएगा और अपने अंदर की जो कमी है उसको देखिएगा, क्या कमी रह गई। आपने तो चैप्टर पढ़ लिया परंतु उसके बावजूद भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो कमी होगी। उस कमी पे काम करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली आपको सफलता 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 3 जुलाई 2024। दिन कौन सा है? वेडनेसडे। आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। 3 जुलाई 2024 करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट की जो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया। और आपको पता है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो किसी भी राज्य की सबसे हाईएस्ट प्रशासनिक पोजीशन होता है, सबसे उच्च प्रशासनिक पोजीशन होता है। पूरे स्टेट का कार्यभार उन्हीं के हाथ में होता है। समझ में आ गया? और पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनाई गई है महाराष्ट्र की, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। उनका नाम क्या है? सुजाता सौनिक। सुजाता सौनिक। ओके, ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है। 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर। और अभी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के भी न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। उनका नाम क्या है उसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, मनोज सिंह। उत्तर प्रदेश न्यू चीफ सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा इनको भी। कौन बनाएंगे? मनोज सिंह। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सुजाता सौनिक, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी है, इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया उनका नाम क्या है? मनोज सिंह। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? सेकेंड, नेशनल डॉक्टर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अब आपको पता ही है डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे जैसे लोगों की क्या करते हैं? जान बचाते हैं। हम लोगों को अगर कोई रोग होता है तो उसका क्या करते हैं? निवारण करते हैं। तो इसलिए उनको सम्मान दिया जाए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, इसलिए ही नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये देख लेते हैं। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं। और कब से स्टार्ट किया गया, कब से मनाया जाने लगा? 1991 से। 1991 में पहली बार मनाया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। भाई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कोई भी जब डे मनाते हैं तो किसी की याद में मनाते हैं, अक्सर करके किसी की याद में मनाते हैं या लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए मनाते हैं। यह जो है एक डॉक्टर थे, उनके याद में मनाया जाता है।
डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके सम्मान में यह मनाया जाता है। आपको पता है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय कौन थे? ये वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे। वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ध्यान दीजिएगा, सेकंड चीफ मिनिस्टर, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये फ्रीडम फाइटर भी थे, और उनका जन्म बिहार में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल में। ओके, जो इनका बर्थ प्लेस है वो क्या है? बिहार। और इनका जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो है 1882 में हुआ और इनको भारत रत्न भी दिया गया। इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाते हैं भारत रत्न। कब दिया गया था? 1961 में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है विधान चंद्र रॉय के बारे में, उसको याद रखिएगा। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। फ्रीडम फाइटर भी थे, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि जो नेशनल डॉक्टर डे है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। कब पहली बार मनाया गया था? 1991 में मनाया गया था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, लिवेबिलिटी या लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024, किसके द्वारा यह इंडेक्स रिलीज किया जाता है? समझ में आ गया? और इस इंडेक्स में क्या बताया गया, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। ओके, दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है। और इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे अच्छा शहर कौन है जहां पे रहा जा सकता है, रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है। ओके, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा शहर रहने के लिए, रहने योग्य, लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड कौन सा है? टॉप 3 देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहली बात, इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? उससे पहले आप जान लीजिए कि एक पेपर है जो लंदन बेस्ड पेपर है, क्या नाम है उसका? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। और जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसी की एक शाखा है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अब कब ये फॉर्म हुआ था? 1946 में बनाया गया था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं दुनिया का सबसे अच्छा जो टॉप 3 शहर है रहने योग्य, लोगों के रहने योग्य, कौन कौन सा है। ओके, ऑस्ट्रिया का वियना देश है, वियना सिटी है, ऑस्ट्रिया कंट्री का वियना सिटी है। ओके, दूसरा कौन सा है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। कल हम लोगों ने बात किया था न्यूज में, कोपेनहेगन। अब कोपेनहेगन के बाद कौन सा है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का सिटी है। ओके, समझ में आ गया? तो सबसे पहला कौन है? सबसे अच्छा शहर दुनिया में रहने के लिए वियना है, फिर कोपेनहेगन है, फिर ज्यूरिख है। ओके, ज्यूरिख है, ज्यूरिख कहां पर है? स्विट्जरलैंड। कोपेनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया में। व्हाट इट? नो प्रॉब्लम। अब जो ये इंडेक्स निकाला जाता है इसका कुछ आधार होता होगा ना, कुछ क्राइटेरिया होता होगा, उस क्राइटेरिया के आधार पे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट
इंडेक्स को रिलीज करता होगा। ओके, कौन कौन से आधार हैं इसके? सबसे पहली बात एजुकेशन, उस शहर में एजुकेशन कैसा है। ओके, हेल्थ, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है वहां की, इन्वायरमेंट कैसा है वहां का, सस्टेनेबल है कि नहीं है रहना वहां पर, सस्टेनेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो होगी। ओके, और कल्चर, इन सब के आधार पर ही क्या किया जाता है, ओके, द ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ओके, भारत का कोई सिटी नहीं है जो टॉप में। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये जो छोटे छोटे सिटी होते हैं इनमें पॉपुलेशन भी लगभग 1 लाख 1.5 लाख ऐसे ही होते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा यह इंडेक्स रिलीज किया जाता है वो देख लीजिए, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भूपेंद्र सिंह रावत। अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया, गुजर गए, तो पूछा जा सकता है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, भूपेंद्र सिंह रावत। रिसेंटली पास हुए, गुजर गए हैं, तो किसी भी एग्जाम में, ओके, 4 ऑप्शन दे देगा। स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जर्नलिस्ट है या पॉलिटिशियन है या आर्टिस्ट है, ये सब पूछा जा सकता है। या फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से, और 85 इयर्स की एज में इनका देहांत हुआ है। ओके, और ये हिमाचल प्रदेश के हैं, पहली बात तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदेश। और इनको एक नाम दे दिया गया है इनकी स्पीड के कारण, इनको स्कूटर बुलाया जाता है, स्कूटर। ओके, ही वॉज फेमस एज स्कूटर। अब क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। फुटबॉल जब खेलते थे दौड़ते बहुत तेज थे और किक भी बहुत तेज मारते थे, इसलिए फॉर हिज स्पीड। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है स्कूटर किसे बुलाया जाता था। 4 ऑप्शन दे देगा और जिसमें एक ऑप्शन रहेंगे कौन? भूपेंद्र सिंह रावत। तो न्यूज ऐसा है, अब उसको किसी भी तरीके से घुमा फिराकर पूछ सकता है एग्जाम, ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी भी हमारी आवाज थोड़ी सही नहीं है बट 90% सही हो गई है, हमको माफ करिएगा आप लोग। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेंकैया नायडू पर लिखी गई 3 बुक को रिलीज किया है। तो पूछा जा सकता है कि वो बुक की जो राइटर है वह कौन है, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेंकैया जी, वेंकैया नायडू मतलब जो हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, जो फार्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में 3 बुक लिखी गई है। और उस बुक का नाम क्या है वो देख लेते हैं, और उनके राइटर कौन है वो देख लेते हैं। और ये तीनों बुक को कौन रिलीज किया है, कौन इसका विमोचन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? वेंकैया, ओके, वेंकैया नायडू सर्विस इन लाइफ, वेंकैया नायडू सर्विस इन लाइफ, सर्विस इन लाइफ। पहले बुक देख लेते हैं, इसके बाद कौन लिखा उसको देख लेते हैं। ओके, ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, लाइफ एंड जर्नी, जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। इसको कौन लिखा उसको भी देख लेते हैं अभी।
celebrating India, the mission and message, the mission and message of Sri M. Sri M. Venkaya Naidu, Sri M. Venkaya Naidu as 13th Vice President of India. ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, अब पहला बुक किसने लिखा है उसको देख लेते हैं। ओके, एस नागेश कुमार ने लिखा है, एस नागेश कुमार ने लिखा, ध्यान दीजिएगा। ओके, और दूसरा बुक किसने लिखा है? संजय किशोर ने लिखा है, संजय किशोर ने लिखा है। तीनों बुक एम वेंकैया नायडू जी पर ही लिखा गया है। और तीसरा बुक सुब्बा राव ने लिखा है, सुब्बा राव जी ने लिखा है, ध्यान दें, सुब्बा राव जी ने लिखा। ओके, और तीनों बुक को कौन रिलीज किया? रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी द्वारा, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी एक बुक के बारे में पूछा जा सकता है कौन इसके राइटर है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे जो वेंकैया नायडू जी थे वो हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति, और इनको 2024 में पद्म विभूषण भी दिया गया। ध्यान दीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, पद्म विभूषण भी दिया गया है, जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी इनको मिला है। कब? 2024 में। किसके साथ मिला है? अब 2024 में कितने लोगों को भारत विभूषण मिला है? ओके, पद्म विभूषण, भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, किसको किसको मिला है? 5 लोगों को मिला है। एक तो हो गया क्या? वेंकैया जी, दूसरे, ओके ध्यान रखिएगा, दूसरे तीसरे चौथे जो 5वें हैं उसको नाम याद रखिएगा। एक है हमारे आंध्र प्रदेश के, हमारे पूरे इंडिया के सबसे फेमस एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर कह सकते हो, चिरंजीवी जी, उनको। और 3 और लोग हैं, उनका भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक इसी तरीके का जो योजना है वो लॉन्च किया जा चुका है बहुत पहले ही। उसका नाम है क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसी की तरह एक स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने लॉन्च किया क्या? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो पूछा जा सकता है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने लॉन्च किया। मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कौन से स्टेट ने? राजस्थान। ओके, अब आपको पता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होता है उसमें क्या करते हैं? 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये एक साल में, 6,000 रुपये किसको देते हैं? किसानों को देते हैं। मतलब हर 4 महीने पर 2,000 रुपये किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी जो 17th इंस्टॉलमेंट क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया जब पीएम मोदी ने सब किया उसके बाद। समझ में आ गया? ठीक उसी तरीके का एक योजना लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, क्या? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पर इसमें क्या होगा? वो एक साल में केवल 2,000 रुपये डालेंगे। ओके, 2,000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे पर ईयर, ध्यान दीजिए। ओके, किसको? 65 लाख फार्मर्स को, कम से कम उनको 6,000 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, 2,000 यहाँ से मिल जाएगा, 8,000 मिल जाएगा। कम से कम उनका क्या होगा? इकोनॉमिक सिचुएशन और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अच्छे से वो मेहनत कर सकते हैं अपनी खेती में, और आगे और अच्छा प्रोडक्शन कर सकेंगे। समझ में आ गया? मतलब किसान जो है थोड़ा सा और इम्पावर हो जाएगा। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
और एक क्वेश्चन और, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है? भजन लाल शर्मा। क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका नाम, ध्यान दीजिएगा। ओके, न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी। ओके, क्या नाम है उनका? बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल। ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, आईआरएस ऑफिसर, सॉरी, 1988 के 1988 बैच के आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, ध्यान दीजिएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर। और जो डायरेक्ट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वो करता क्या है? डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है उसको समय समय पर रिलीज करता है, बताता रहता है। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1964 में, ध्यान दीजिएगा। ओके, 1964 में फॉर्मेशन। नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी जो नितिन अग्रवाल जी हैं वह किसको रिप्लेस करेंगे? किसको रिप्लेस किए हैं? नितिन गुप्ता जी को। इससे पहले जो सीबीडीटी के चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? नितिन गुप्ता। अब जो रवि अग्रवाल जी है वो उनको रिप्लेस कर दिए। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 7th है या 8th है। ओके, लियोन मास्टर चेस कंपटीशन। लियोन मास्टर चेस कंपटीशन का जो टाइटल है 2024 का जो टाइटल है किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोन मास्टर चेस कंपटीशन 2024 टाइटल किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद ने जीता है। ओके, और आपको सुन के हैरानी होगी, इस जो कंपटीशन है उसको 10वीं बार जीते हैं। ओके, 10th टाइम, 10 बार जीत चुके हैं इस सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। और ये जो कंपटीशन होता है वो होता कहाँ है? स्पेन में। स्पेन के ही एक चेस खिलाड़ी है, उनको इन्होंने हराया है। इसको हराया, डिफीटेड, क्या नाम उनका? जेम्स सैंटोस लटासा। जेम्स सैंटोस लटासा। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं विश्वनाथन आनंद के बारे में, क्योंकि ये न्यूज में आ गया है। ओके, तो समझ लेते हैं। अभी तक इंडिया में कितने ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं? 85। और जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। ध्यान दीजिएगा, पहले ग्रैंड मास्टर। अब न्यूज में है तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। चेस ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है, चेस ग्रैंड मास्टर कब बने थे? 1988 में। और ये पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था 1991 में। ओके, राजीव गांधी फर्स्ट रेसिपिएंट थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के।
और इनको दो कब 1991 में 1991 में और 2007 में इनको पद्म विभूषण मिला है। ध्यान दें 2007 में इनको पद्म विभूषण मिला है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में आ गया। क्यों न्यूज में आ गया? क्योंकि लियोन मास्टर चेस कंपटीशन 2024 का टाइटल इन्होंने जीता है। कितनी बार? 10वीं बार जीता है। ध्यान दीजिएगा। और पहले ग्रैंड मास्टर थे हमारे यहाँ। अभी तक कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? 85 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और पहले जो पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है कब? 1991 में। और 2007 में इनको पद्म विभूषण मिल गया है। ओके। और 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। लिख लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। अब समझ लीजिए, इसी कारण इनको 2007 में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत रत्न पहला होता है, उसके बाद पद्म विभूषण ही होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ओके, इंडेक्स 2024 कौन रिलीज किया है? ओके, आप लोगों को पता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल हमेशा कोई ऐसा काम नहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना करता हो। मोबाइल यूज करिए, लैपटॉप यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, हर जगह यूज हो रहा है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, समझ में आ गया? कौन करता है? भाई IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोग हमको बताइएगा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बनाया गया था, इसको आप बताइएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपका काम यह है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कब बनाया गया था। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसमें इंडिया का कौन सा स्थान है? इंडिया का कौन सा रैंक मिला है? 72 रैंक मिला है। 72 रैंक मिला है इंडिया को। अब देख लेते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है और लास्ट स्थान पे कौन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है, सेकेंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है, ये हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सिंगापुर पहले पे है और डेनमार्क दूसरे पे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरे पे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरे पे और लास्ट पे कौन है? लास्ट पे साउथ सुडान। साउथ सुडान किस कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। पहले केवल एक कंट्री थी सुडान, पर बाद में डिवाइड होकर साउथ सुडान और सुडान बन जाती है। पक्का, साउथ सुडान और सुडान बन जाती है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। समझ में आ गया? अब ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है, कंट्री को पूरे रिपोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री किस में आती फॉल होती है। जैसे एडवांस इकोनॉमी, कौन सी कंट्री एडवांस इकोनॉमी कंट्री है, कौन सी कंट्री जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, कौन सी कंट्री जो लो इनकम इकोनॉमी है। हमारे इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी इकोनॉमी के अंदर आता है? इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है किसके अंदर आता है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के अंदर। जो कंट्री है, कंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक एडवांस इकोनॉमी, जैसे हमारे समझिए सिंगापुर, डेनमार्क और USA, ओके, ब्रिटेन, फ्रांस, ये एडवांस इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। और एक होता है
इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, इंडिया, ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब उसमें आ जाते हैं। फिर होता है लो इनकम वाले। ओके, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया, तो वह इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स, जो कि रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? IMF द्वारा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक क्या है? 72। ओके, और कितने कंट्री के लिए रिलीज किया गया? 174, इसको ध्यान दीजिएगा, 174 कंट्री। ओके, नेक्स्ट, मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। एक आप लोगों को पता है एक्टर मनोज वाजपेयी के बारे में, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है, मतलब बायोग्राफी रिलीज की गई है। क्या नाम है उसका? मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। तो पूछा जा सकता है कि फेमस पर्सनालिटी है, तो पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? ओके, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, खाली किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिटेन बाय पीयूष पांडे, पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया। और पीयूष पांडे है क्या? जर्नलिस्ट है। ओके, और मनोज वाजपेयी, तो आप मनोज वाजपेयी के बारे में जान लेते हैं। इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया है। सॉरी, पद्मश्री 2019 में दिया गया है। ओके, समझ में आ गया? और इनको एक बार 1999 में सत्या मूवी के लिए इनको नेशनल अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट एक्टर। ओके, सत्या फिल्म के लिए, सत्या फिल्म के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। और तो ध्यान दीजिएगा, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया। तो नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक चेयरमैन ऑफ SBI, SBI के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? ध्यान दीजिएगा, लास्ट न्यूज ऑफ द डे, चेयरमैन ऑफ SBI, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन रिलीज किए गए? चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, सर चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी रिलीज किए गए, तो मतलब बनाए गए चेयरमैन ऑफ SBI। ये 27 नंबर के चेयरमैन हैं, ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन है। और SBI जो है भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, ये पूछा जा सकता है। ओके, देख लेते हैं। अंग्रेजों के जमाने में फॉर्म हुआ था, 1806 में फॉर्म हुआ था। तब उस समय नाम इसका क्या था? 1806 में उसका नाम क्या था? ओके, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर 1921 में कुछ बैंक को मिलाकर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक। फिर 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और इसको नेशनलाइजेशन भी 1955 में किया गया SBI का। ऑडिट समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, जो चेयरमैन ऑफ SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। ओके, और 27 नंबर के चेयरमैन है SBI के। ऑडिट, और SBI जो जब फॉर्म हुआ था, कब फॉर्म हुआ था? अंग्रेजों के जमाने में 1806 में उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता नाम था।
कि कुछ बैंक को मिलाकर 1921 में उसका नाम क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। फिर 1955 में आजादी के बाद उसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया, नेशनलाइजेशन भी कर दिया गया। समझ आ गया? तो आज का न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। और ध्यान दीजिएगा, आपको अगर सफलता पाना है तो सफलता की एक ही कुंजी है, ओके, क्या? हार्ड वर्क विद स्मार्टली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।